नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर मैं पंकज कुमार आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे, जिसमें कि वेक्टर स्पेस का जो स्टोरी है वो चल रहा है। पिछले लेक्चर में हमने सब स्पेस डिस्कस किए थे और हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे कि सब स्पेस क्या होता है और किस तरीके से हम किसी को सब स्पेस प्रूफ करते हैं, उसके ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट्स देखे थे। अगर आप चाहें तो उन लेक्चर्स को इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। आप जानते हैं कि जो वेक्टर स्पेस है उसका जो यूज़ है, उसका जो सिलेबस है वो आपका IIT जैम के सिलेबस में है, CSIR नेट के सिलेबस में है और BTech के सिलेबस में भी है। तो पिछले क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था कि सब स्पेस, जैसे अगर ये मान लीजिए आपका वेक्टर स्पेस V है तो W को हम लोग इसका सब स्पेस तब कहेंगे जब सबसे पहली बात कि ये W जो है 0 रखे। अगर सबसे पहले अगर W के अंदर 0 ही नहीं होगा तो सीधा कह देंगे कि ये सब स्पेस नहीं है। तो ये सबसे पहला चीज़ है। अगर आपको ये प्रूफ करना है कि ये सब स्पेस नहीं है तो आप ये दिखा दीजिए कि उस W के अंदर 0 एलिमेंट नहीं है। लेकिन अगर आपको ये दिखाना है कि सब स्पेस है तो ये जो W या V जिस फील्ड F पे डिफाइंड था तो उसके अंदर से अल्फ़ा और बीटा हम लोग फील्ड के अंदर से एलिमेंट लेंगे और U और V हम कहाँ से लेंगे? W के अंदर से लेंगे। और तब अगर अल्फ़ा U प्लस बीटा V ये अगर W के अंदर लाई कर गया तो हम क्या कहते हैं? W जो है ये आपका क्या है? सब स्पेस है। इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने इस रिजल्ट को प्रूफ भी किया था, तो आप जाके वहाँ से उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। अब अगला जो ये है, जैम 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें कि ये पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब स्पेस ऑफ R क्यूब का सब स्पेस कौन होगा या नहीं होगा, यही पूछा गया था। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन ये है, ये क्या है? XYZ बिलोंग्स टू R क्यूब सच डैट x - 1 बराबर 0 एंड z बराबर 0। तो यहाँ से ये क्या क्लियर हो गया कि x बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर 1 फिक्स हो गया। इसका मतलब 1 तो अब फिक्स हो गया, बाकी जो मर्जी लो y और z के जगह पे। तो अब x जब 1 यहाँ पे फिक्स हो गया तो हम क्या देख रहे हैं कि 0,0,0 इसका कोई चांस ही नहीं है w के अंदर। अगर हम इसको w मान ले कुछ देर के लिए, तो क्योंकि x - 1 बराबर 0 ये कंडीशन है, z बराबर 0, तो x बराबर 1 हो गया। जैसे ही x बराबर 1 हो गया इसका मतलब ये जो पहला पोजीशन है इस पे 1 फिक्स हो जाएगा। अब ये 1 यहाँ पे फिक्स हो गया तो 0,0 कभी भी w के अंदर लाई ही नहीं करेगा, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? नॉट अ सब स्पेस। क्योंकि सब स्पेस के लिए हमने सबसे पहली बात क्या बताई कि 0 एलिमेंट उस सबसेट के अंदर होना ही होना चाहिए। क्योंकि सब स्पेस का क्या डेफिनेशन है? W इज़ द सबसेट ऑफ V, और ये अपने आप में एक वेक्टर स्पेस होना चाहिए। ये वेक्टर स्पेस तभी होगा ना जब इसके अंदर 0 एलिमेंट हो। जब 0 एलिमेंट ही नहीं है तो सब स्पेस ये नहीं होगा। उसके बाद अब यहाँ पे दूसरा जो कंडीशन है वो क्या है? वो देखो यहाँ पे है XYZ बिलोंग्स टू R क्यूब, और इस तरीके से लेना है हमें, इस तरीके से कि x भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए और क्या होना चाहिए? y भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। मान लीजिए कि इस सेट का नाम हमने W डैश रख दिया कुछ देर के लिए, ये जो सेट है इसका नाम W डैश रख दिया। अब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लो, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लो, और आपको जो कंडीशन है वो कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए अगर हम बात करें, जैसे R क्यूब का एलिमेंट अगर हम लें, R क्यूब ओवर R एज अ वेक्टर स्पेस की बात यहाँ पे कर रहा है, तो अगर हम एक एलिमेंट ले लेते हैं, मान लीजिए कुछ भी एक एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे 1,1,1, ये हम ले रहे हैं R क्यूब के अंदर। क्यों ले रहे हैं R क्यूब के अंदर 1,1,1? क्योंकि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ग्रेटर देन 0 है ही यहाँ पे, ये भी ग्रेटर देन 0 है। और यहाँ पे कुछ भी ले लो ना, 4 भी ले लो तो भी चलेगा, कुछ भी ले लो, लेकिन ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना था, ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना था। अब W डैश सब स्पेस तभी होगा ना जब W डैश क्या है? अपने आप में एक वेक्टर स्पेस है। ठीक है, W डैश एक वेक्टर स्पेस है। और वेक्टर स्पेस का एक प्रॉपर्टी ये भी है कि अगर मान लीजिए 1,1,4 ये अगर आपका W डैश के अंदर है
तो इसका जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है अल्फ़ा इंटू 1,4 जो है ये भी डब्ल्यू डैश के अंदर होना चाहिए। लेकिन अगर हम मान लीजिए इफ़ वी टेक अल्फ़ा इज इक्वस टू -1, क्योंकि कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, तो जैसे ही अल्फ़ा इज इक्वस टू -1 लेंगे तो ये क्या आ जाएगा -1 इंटू 1,1,4, तो ये क्या हो जाएगा -1 और ये कभी भी डब्ल्यू डैश के अंदर लाई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए था, y भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे x -1 है, y भी यहाँ पे क्या है -1 है। तो इसीलिए डब्ल्यू डैश इज़ नॉट अ सब स्पेस, इसीलिए आपका डब्ल्यू डैश भी सब स्पेस नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही क्लियर होगा, क्योंकि अब यहाँ पे ये चीज़ तुरंत ऑब्जर्व कर लेना कि भाई ये लेंगे अल्फ़ा लेंगे, तो ये प्रैक्टिस करेंगे तो हम सीधा कह सकते हैं, तुरंत काउंटर एग्जाम्पल दिमाग में आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें देखिए क्या कर रहा है, इसमें कर रहा है x y z। अब आर क्यू के अंदर लीजिए z को 0 फिक्स कर दीजिए। तो अब यहाँ पे मान लीजिए कि z को हमने 0 फिक्स कर दिया, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन रहा है 2x + 3y बराबर 2x + 3y बराबर 3। अब आप बताइए ना, x का कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए, x का कोई भी वैल्यू ले लीजिए। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए 0 0 0, किसके अंदर, इसका नाम अगर मान लीजिए डब्ल्यू डबल डैश रख देते हैं, इस सेट का नाम रख दिए डब्ल्यू डबल डैश। तो डब्ल्यू डबल डैश सब स्पेस तभी होगा ना जब इसके अंदर 0 एलिमेंट हो। तो डब्ल्यू डबल डैश ये जो है ये सब स्पेस तभी होगा जब इसके पास 0 एलिमेंट हो। चलो z बराबर 0 तो है, लेकिन अब x और y ये दोनों 0 होगा तभी तो 0,0,0 डब्ल्यू डैश होगा। लेकिन अब हमारे पास इक्वेशन ये आ गया है, इक्वेशन क्या आ गया है 2x + 3y बराबर 3। तो 2x + 3y बराबर 3 है, तो x 0 और y 0 लेंगे तो 0 बराबर 3 आ जाएगा। तो किसी भी केस में, किसी भी सिनेरियो में x और y एक साथ 0, z = 0 के साथ आ ही नहीं सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे z बराबर 0 हमने जब इसमें डाला तो हमें क्या मिल गया 2x + 3y बराबर 3। तो चलो z बराबर 0 हमने ले लिया, लेकिन डब्ल्यू डैश का जो 0 एलिमेंट है, आर क्यूब का जो 0 है, वो तो 0,0,0 होता है डब्ल्यू डैश। तो हमें ऐसा केस चाहिए होता जिसमें कि 0 0 और 0 तीनों का तीनों होना चाहिए 0 एक साथ। तो z बराबर 0 तो है, लेकिन जब z बराबर 0 है तो x और y का 0 होने का कोई संभावना नहीं है, क्योंकि ये क्या है 2x + 3y बराबर 3। इसीलिए ये भी सब स्पेस नहीं होगा, नॉट अ सब स्पेस, नॉट अ सब स्पेस, इसलिए ये भी आपका सब स्पेस नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो है x y z बिलोंग्स टू आर क्यूब इस तरीके से है कि x + 2y बराबर 0 एंड 2x + 3z बराबर 0। अब चेक करेंगे कि ये सब स्पेस है या नहीं है। ठीक है, इसको सब स्पेस चेक करने के लिए क्या करते हैं ना, देखिए थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं। ये क्या है x + 2y + 0 × z बराबर 0, और ये क्या है 2x + 0y + 3z बराबर 0। एचेलोन फॉर्म वगैरह है ना, आगे आने वाले समय में बहुत अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। अब इसका जो है एचेलोन मैट्रिक्स अगर हम लिखना चाहें तो किस तरीके से लिखेंगे, देखिए इसका जो एचेलोन मैट्रिक्स होगा वो किस तरीके से होगा 1 2 0 1 2 0 ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, और फिर इधर 0, और क्या होगा ये 2 0 3, और इधर भी क्या 0। तो ये एक होमोजीनस सिस्टम यहाँ पे बन गया, ये क्या बन गया एक होमोजीनस सिस्टम। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस सिस्टम को, ये जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है, इस कांस्टेंट मैट्रिक्स मतलब ये जो होता है ये क्या कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है ना, तो इसको ऐसे लिख लो ढंग से ax बराबर b जो लेते थे ना मैट्रिक्स फॉर्म में, उस पर क्या हो जाएगा 1 2 0, और क्या होगा ये 2 0 3, ये हो गया। उसके बाद वेरिएबल मैट्रिक्स क्या हो जाएगा x y z, और ये क्या हो जाएगा 0, 0। अब ऐसा लिखने से क्या हुआ, देखिए ये जो आपका सिस्टम था ना x + 2y बराबर 0,
एंड 2x प्लस 3z बराबर 0, वही चीज़ अब यहाँ से भी है, ये भी उसी फॉर्म में है, बस ये है कि अब ये मैट्रिक्स फॉर्म में आ चुका है, ये ax बराबर b के फॉर्म में आ चुका है, जहाँ पे अब देख लीजिए ना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके 1 इंटू एक्स, एक्स प्लस 2 इंटू वाई, 2y, तो x प्लस 2y बराबर 0, यही था ना ऊपर में यहाँ पे। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 2 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 3 इंटू जेड, तो 2x प्लस 3z बराबर 0। अब इस फॉर्म में ले आने के बाद क्या हुआ ना कि चीज़ें बहुत आसान हो गई। ax बराबर यहाँ पे 0 लिखो ना, b क्यों लिखे हो, उधर कांस्टेंट थोड़े ना है, उधर तो 0 मैट्रिक्स है, तो ax बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे चीज़ें बहुत आसान हो गई, मतलब इसको शो करने के लिए। क्यों? क्योंकि देखो अब सब स्पेस दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सब स्पेस दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 स्टेप मेथड ही अगर लगा लें, तो अगर हम ये साबित कर दें a इंटू x1 प्लस x2 बराबर 0, तो हमारा काम हो जाएगा। जहाँ पे x1 x2 हमने कहाँ से लिया है, ये जो वेरिएबल मैट्रिक्स है x बराबर x y z, इस तरीके से, तो यहाँ पे ax बराबर 0 है, तो x1 और x2 भी क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ax1 प्लस ax2 बराबर 0। और दूसरा चीज़ अगर हम बात करेंगे क्या कि अगर हम इसको c इंटू ए एक्स कॉन्स्टेंट c से अगर ax को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, c इंटू ए ऑफ x बराबर क्या, 0। तो इस दोनों को कंबाइन करके हम क्या कह सकते हैं, इस दोनों को कंबाइन करके, ऑल राइट, इस दोनों को कंबाइन करके हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास पेज कम पड़ गए, कोई बात नहीं, इस दोनों को कंबाइन करके, एक सेकेंड मैं ऊपर से ही इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ यहाँ पे, डोंट वरी। और इसके बाद CSIR नेट का क्वेश्चन ओबियसली डिस्कस करना है। मतलब ये कहने का है कि ये जो फोर्थ पार्ट है ना, इस फोर्थ पार्ट में हम अगर इसको रिड्यूस कर देते हैं इस मैट्रिक्स फॉर्म में, तो यहाँ पे ax बराबर 0 आ जाता है, और x1 और x2 अगर इसको सेटिस्फाई करेगा, ax1 और ax2 बराबर 0 है यहाँ पे, तो a इंटू x1 प्लस x2 ये भी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्लियर हो गया, यहाँ से ये क्लियर हो गया कि x1 प्लस x2 जो है, x1 प्लस x2 ये उस वेक्टर सब स्पेस में बिलोंग करता है। अगर हमने इसका नाम w डबल डैश दिया था या जो भी इसका नाम दिया है, तो ये डेफिनेटली w डबल डैश के अंदर लाई करता है। तो ये 2 स्टेप मेथड है, एक तो इस दोनों का सम आ गया, और उसके बाद यहाँ पे अल्फ़ा ax बराबर 0 है, इसका मतलब अल्फ़ा इंटू ax, मतलब यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है ये भी w डबल डैश के अंदर लाई कर गया, इसीलिए w डबल डैश क्या हो जाएगा, एक सब स्पेस हो जाएगा, इज अ सब स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस थे, तो पहले 3 ऑप्शन में वो सब स्पेस नहीं हो रहे थे, चौथा ऑप्शन हो जाएगा सब स्पेस। ठीक है, सब स्पेस क्राइटेरिया को ये फॉलो करता है। अब चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो हमने CSIR नेट का एक क्वेश्चन लिया है और उसको डिस्कस करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए ये CSIR नेट 2016 का ये क्वेश्चन है, और इसमें क्या कह रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फ्रॉम R to R इज अ वेक्टर स्पेस ओवर R। मतलब इसमें जो है, जैसे ये पहला फंक्शन है S1, वो किस तरीके से डिफाइंड है, f सच दैट लिमिट x टेंस टू 3 f ऑफ x बराबर 0। अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को हमारे साथ साथ लिख लें। 2016 CSIR नेट क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फ्रॉम R to R इज अ वेक्टर स्पेस ओवर R। इसमें से कौन सा वेक्टर स्पेस होगा ओवर R? पहला है S1 बराबर f सच डैट लिमिट x टेंस टू 3 f ऑफ x बराबर 0। ठीक है, दूसरा है S2 बराबर g सच डैट लिमिट x टेंस टू 3 g ऑफ x बराबर 1। ठीक है, और है S3, ये क्या है, h सच डैट लिमिट x टेंस टू 3 h ऑफ x एग्जिस्ट्स। यहाँ पे एग्जिस्ट्स वर्ड यूज़ किया है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा जो है वेक्टर स्पेस हो जाएगा। पहला ऑप्शन है ओनली S1, दूसरा है ओनली S2, तीसरा है S1 एंड S3 बट नॉट S2, और चौथा है ऑल 3 आर वेक्टर स्पेसेस। तो यहाँ पे हमको 1 बाय 1 क्या करना होगा, चेक करना होगा कि कौन वेक्टर स्पेस है या नहीं है।
अब देखिए यहाँ पे अगर हमको S1 को ये चेक करना है कि ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है, तो इसको, और वो भी किसका वेक्टर स्पेस है या नहीं है, R2R, ये वेक्टर स्पेस है या नहीं। तो इसको वेक्टर स्पेस चेक करने के लिए क्या होता है, 10 पोस्टुलेट्स होता है। अगर सारे स्केलर मल्टीप्लिकेशन और इंटरनल कंपोजिशन को मिला दे, तो उससे चेक करने के बजाय हम यहाँ पे एक तरीका अपनाएंगे। अगर हम ये दिखा देते हैं कि S1 जो है वह R का वेक्टर सब स्पेस है, तो बीइंग अ सब स्पेस ये अपने आप क्या हो जाएगा, वेक्टर स्पेस हो जाएगा। उसी तरीके से फिर चेक करेंगे कि क्या हम इसको वेक्टर सब स्पेस के रूप में S2 को दिखा सकते हैं। तरीका क्या रहेगा, तरीका वही रहेगा, अल्फा F प्लस बीटा G बिलोंग्स टू S2 होना चाहिए। अगर हो गया तो सब स्पेस हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो सब स्पेस नहीं होगा, क्योंकि सब स्पेस क्राइटेरिया जो बताया था वही यूज करना है। फिर S3 के लिए भी अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 S1 S2 और S3 के लिए चीज़ों को चेक करेंगे। ठीक है, देखेंगे कि वो सब स्पेस क्राइटेरिया को फॉलो करता है या नहीं करता है। अगर सब स्पेस क्राइटेरिया को फॉलो कर जाएगा तो वो आपका वेक्टर स्पेस हो जाएगा। अगर सब स्पेस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करेगा तो वो वेक्टर स्पेस नहीं होगा, क्योंकि एवरी सब स्पेस इज अ वेक्टर स्पेस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और S1 को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। अब देखिए आपका जो S1 है वो क्या है, f सच दैट लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, f और g दो फंक्शंस ले लेंगे S1 से, और किस तरीके से, तो इस तरीके से कि लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x ये भी 0 होता है, एंड लिमिट x टेंड्स टू 3 g ऑफ x ये भी 0 होता है, क्योंकि हमने जो एलिमेंट्स लिया है वो S1 से लिया है और S1 जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब अगर हम ये साबित कर दें अल्फा f प्लस बीटा g ये भी S1 के अंदर है तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसको साबित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको साबित करने के लिए हमें यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 3 लेना पड़ेगा। एक सेकेंड, इसको थोड़ा ढंग से लिखना होगा। यहाँ पे हमें क्या साबित करना है कि अल्फा f प्लस बीटा g जो है, अल्फा f प्लस बीटा g वो S1 के अंदर है। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 अल्फा f प्लस बीटा g करेंगे। अब ये 0 होना चाहिए। अब लिमिट का प्रॉपर्टी से हम अल्फा को बाहर कर सकते हैं, एंड लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x प्लस बीटा लिमिट x टेंड्स टू 3 g ऑफ x। अब हमने जो f1 f2 लिया था तो ये भी 0 ये भी 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। तो फाइनली ये क्या हो गया, 0 हो गया। अब ये 0 हो गया तो हमने क्या देखा, लिमिट x टेंड्स टू 3 अल्फा f प्लस बीटा g ऑफ x ये भी क्या हो रहा है, 0। इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा f प्लस बीटा g जो है ये S1 के अंदर हो गया। इसका मतलब S1 एक सब स्पेस हो जाएगा, एंड बीइंग अ सब स्पेस ये क्या हो जाएगा, एक वेक्टर स्पेस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं S1 के अंदर से 2 एलिमेंट लिया और अल्फा बीटा स्केलर्स लिया, फील्ड ऑफ स्केलर्स, और उसके बाद S1 के अंदर से लिया तो लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x बराबर 0, लिमिट x टेंड्स टू 3 g ऑफ x बराबर 0। फिर हमने देखा लिमिट x टेंड्स टू 3 अल्फा f प्लस बीटा g ऑफ x ये भी क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब अल्फा f प्लस बीटा g किसके अंदर है, S1 के अंदर है, इसीलिए ये जो है सब स्पेस हो गया, एंड बीइंग अ सब स्पेस इट इज अ वेक्टर स्पेस। इसलिए ऑप्शन ए जो है ये यहाँ पे सही हो गया। ऑप्शन ए नहीं बल्कि S1 जो है ये वेक्टर स्पेस हो गया, ये वेक्टर स्पेस हो गया क्योंकि ये सब स्पेस हो गया, बीइंग अ सब स्पेस इट इज अ वेक्टर स्पेस। अब हम लोग जो है जो दूसरा ऑप्शन है हमारा उसको चेक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, S2 बराबर g सच दैट लिमिट x टेंड्स टू 3 g ऑफ x बराबर 1, और तब आपको देखना है कि ये S2 जो है ये सब स्पेस है या नहीं है। तो अब क्या करेंगे, फिर S2 के अंदर से 2 एलिमेंट ले लेंगे। S2 के अंदर से क्या करेंगे, 2 एलिमेंट्स हम लोग ले लेंगे F और G S2 के अंदर से। अब S2 के अंदर से ले रहे हैं तो S2 में किस तरह के एलिमेंट है, जैसे G है तो लिमिट x टेंड्स टू 3 g ऑफ x बराबर 1 है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और लिमिट x टेंड्स टू 3 g ऑफ x ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों चीज़ें हो गई। अब अगर हम बात करें कि अल्फा f प्लस बीटा g इसके बारे में, तो क्या होगा यहाँ पे, अगर मान लीजिए अल्फा f प्लस बीटा g की बात अगर हम करें वो भी होना चाहिए,
उसके अंदर, ओनली देन वी कैन से द थिंग्स। तो अब अगर हम मान लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 3 अल्फा f प्लस बीटा g ऑफ x, अगर ये भी 1 आ जाएगा तो हम कह देंगे अल्फा f प्लस बीटा g भी S2 के अंदर हो गया। लेकिन क्या ऐसा होगा? अब ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x प्लस बीटा इंटू लिमिट x टेंड्स टू 3 g ऑफ x। ठीक है, अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x, ये क्या है? ये तो 1 है, एंड प्लस बीटा इंटू लिमिट x टेंड्स टू 3 g ऑफ x भी क्या है? 1 है, क्योंकि हमने f और g S2 के अंदर से लिया है, और S2 के अंदर से कोई भी फंक्शन लेते हैं तो x टेंड्स टू 3 पे उसका लिमिट वैल्यू 1 है। तो यहाँ से ये क्या क्लियर हो गया कि ये क्या है? अगर हम इन पर्टिकुलर अल्फा बराबर 1 बीटा बराबर 1 ले लें, तो इन पर्टिकुलर अल्फा बराबर बीटा बराबर 1 ले ले तो हमें ये 2 दे दिया, जबकि प्रॉपर्टी क्या है S2 का? प्रॉपर्टी है S2 का कि लिमिट x टेंड्स टू 3 g ऑफ x बराबर 1 होना चाहिए। इसका मतलब ये क्लियर है कि ये जो है अल्फा f प्लस बीटा g ये S2 के अंदर नहीं है, ये S2 के अंदर नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये सब स्पेस नहीं है। इसका मतलब S2 जो है वो सब स्पेस नहीं है। अब हम लोग S3 को सब स्पेस के रूप में चेक करेंगे। यहाँ पे है S3 बराबर h सच दैट लिमिट x टेंड्स टू 3 लिमिट x टेंड्स टू 3 h ऑफ x एग्जिस्ट्स। तो अब हमें इस तरह के फंक्शंस हैं जिसमें लिमिट x टेंड्स टू 3 h ऑफ x क्या हो रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब S3 से मान लीजिए f और g हम लोग S3 के अंदर से ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा, और g भी S3 के अंदर से है तो लिमिट x टेंड्स टू 3 g ऑफ x भी क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 3 अल्फा f प्लस बीटा g ऑफ x की बात करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x प्लस बीटा इंटू लिमिट x टेंड्स टू 3 g ऑफ x, इसकी बात करेंगे। अब देखिए, अब अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये एग्जिस्ट कर रहा है और ये एग्जिस्ट कर रहा है, वैल्यू कुछ भी हो वो कंडीशन नहीं है। तो अल्फा इंटू समथिंग एग्जिस्ट कर रहा है, कोई फाइनाइट वैल्यू होगा, तो अल्फा इंटू समथिंग प्लस बीटा इंटू समथिंग। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है अल्फा f प्लस बीटा g, इस पे जब लिमिट लगा दे रहे हैं तो ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है कि ये S3 के अंदर है, और इसीलिए S3 भी क्या हो जाएगा? सब स्पेस हो जाएगा, और बीइंग अ सब स्पेस ये क्या हो जाएगा? वेक्टर स्पेस हो जाएगा। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि S1 एंड S3 आर सब स्पेस यानी कि वेक्टर स्पेस, बट S2 इज नॉट, S2 इज नॉट अ सब स्पेस। तो ये किस ऑप्शन में है? ये किस ऑप्शन में है? S1 एंड S3 बट नॉट S2। तो ये ऑप्शन नंबर C में था। आप जाके देख लीजिए, मतलब जो शुरू में हमने क्वेश्चंस लिखाया था। तो अब इसी तरीके से और भी जो क्वेश्चंस आए हैं ना सब स्पेस वेक्टर स्पेस में, उसको लेकर आएंगे बहुत ही जल्द। एचेलॉन फॉर्म को लेकर आने वाले हैं। लगातार आप इसी तरीके से देखते रहिए। थैंक यू सो मच।